हेलो फ्रेंड्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस खत्म हो चुका है। टेंस की पहचान हमने सीख ली है हिंदी में और इंग्लिश में टेंस की पहचान कैसे होती है बारीकी से। ठीक है, तो हम आज से एक एक टेंस को बहुत ही बारीकी से सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। हाँ, ये थोड़ा इंक का प्रॉब्लम हो गया था, तो शुरू कर रहे हैं टेंसेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, शुरुआत कर रहे हैं हम किससे? प्रेजेंट इंडेफिनिट से। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। लास्ट सेशन में हमने बात की थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कौन से कार्य लिखते हैं, कौन से कार्य लेते हैं? ऐसे कार्य जो लंबे समय तक चलते हैं, जिनका बदलना लगभग असंभव हो, वो सारे कार्य हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। ठीक है, तो मेन चीज होती है, हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो हमें दो चीजों की जरूरत होती है। किसकी? एक तो होती है मेन वर्ब और एक होती है हेल्पिंग वर्ब। एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। अब एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आए या नहीं आए, मेन वर्ब जरूर आएगी। एक सेंटेंस, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो इंग्लिश का हो, डजंट मैटर, एक सेंटेंस बिना ऑब्जेक्ट का रह सकता है, बिना सब्जेक्ट का रह सकता है, बिना हेल्पिंग वर्ब का रह सकता है। यानी कोई भी जो सेंटेंस के एलिमेंट्स होते हैं, एक भी नहीं आएगा सिवाय मेन वर्ब को छोड़कर। मेन वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता। अगर हमें कोई भी सेंटेंस बनाना है तो अकेला मेन वर्ब काम कर जाएगा। अगर हमने मेन वर्ब नहीं लगाया है और बाकी सारी चीजें लिख दी है तो हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट है। ठीक है, तो मेन वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन वर्ब का ध्यान रखना। किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब का रोल बहुत अहम है। अब इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है? इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होता है डू और डज। इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है डू और डज। इसका जो एचवी है वो है डू डज। दोनों के यूजेज क्या है? दोनों के यूजेज क्या है? इसका प्रयोग हमें करना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जितने भी हमारे सिंगुलर पर्सन है सबके साथ डज आएगा। और इसका प्रयोग करना है हमें प्लूरल सब्जेक्ट तो है ही, साथ ही हम आई के साथ भी इसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वैसे आई को हम सिंगुलर मानते हैं, सिंगुलर होता है आई, लेकिन फिर भी हम आई के साथ प्लूरल फॉर्म लेते हैं। इसके पीछे एक कारण हो सकता है। क्या कारण हो सकता है? कि एक तो आई के बाद जो वर्ब लगाते हैं ना, प्लूरल वर्ब, तो साउंड अच्छा हो जाता है। एक तो साउंड का कारण हो सकता है। दूसरे कि अपने राज्य में तो हम आई जो होता है, आई को हम क्या बोलते हैं? आई को हम मैं बोलते हैं। लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां पर आई को हम बोला जाता है। तो और भी कुछ बातें हो सकती है कि यहां पर तो हम आई को मैं बोलते हैं, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां पर आई को क्या बोला जाता है? हम बोला जाता है। उसी कारण हमने आई को प्लूरल फॉर्म में ले लिया। क्लियर है? इसलिए हम आई के साथ क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। तो ये चीज क्लियर है। डू का प्रयोग करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब प्लूरल सब्जेक्ट हो, और डज का प्रयोग करेंगे हम जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो। क्लियर है जी? क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब एक सेंटेंस को समझ रहे हैं हम। पहले लेते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करना है? अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है? देखिए, पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, ध्यान से सुनना,
सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो हमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और इसमें एस या ईएस सेंटेंस वर्ब के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। एस या ईएस वर्ब के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो एस या ईएस लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाया जाता है और फिर बाद में ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। जैसे मैंने बोला आई रीड, मैं पढ़ता हूं। आई रीड, मैं पढ़ता हूं। ठीक है, तो आई को तो हमने पहले ही बता दिया भाई, आई के साथ हम प्लूरल फॉर्म लगाते हैं। अब मैं सिंगुलर में लेता हूं ही। अगर हमने इसको ही को ऐसे कर दिया रीड तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। हमें यहां पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर लगाना पड़ेगा। अगर हम किसी नाउन में एस या ईएस लगा दे, अच्छी तरह सुनो, अगर हम किसी नाउन में एस या ईएस सफिक्स कर देते हैं, अगर हम किसी नाउन में एस या ईएस सफिक्स कर देते हैं तो ये जो नाउन है वो प्लूरल बन जाता है। लेकिन अगर हम किसी वर्ब में एस या ईएस सफिक्स कर दे तो ये जो वर्ब है वो सिंगुलर बन जाती है। तो इसीलिए हमने जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ये एस या ईएस स्टेप हट जाएगी। अगर यहां पर आने वाला सब्जेक्ट हमारा, अगर जो सब्जेक्ट आ रहा है, ये जो सब्जेक्ट आ रहा है अगर प्लूरल फॉर्म में है, ये जो सब्जेक्ट आ रहा है अगर प्लूरल है तो यहां पर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर सिंगुलर है तो एस या ईएस लगाएंगे। ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस एस या ईएस वर्ब में। अगर सिंगुलर है तो, और अगर सिंगुलर नहीं है तो एस या ईएस नहीं लगाएंगे। एस या ईएस को लगाते हैं वर्ब को सिंगुलर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर, इसका जो नेक्स्ट होता है सबका सेम होते हैं, नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर हमने क्या लिखा अफर्मेटिव का? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस और ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या ईएस कैंसिल हो जाएगा, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो ये है हमारा कौन सा? अफर्मेटिव। नेगेटिव देखते हैं। अब नेगेटिव में वही हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद हमें डू या डज में से एक हेल्पिंग वर्ब लेनी है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब आ जाएगी डज। ठीक है, उसके बाद हमें लगाना है नोट, क्योंकि ये नेगेटिव है, मना कर रहे हैं हम। उसके बाद में वी फर्स्ट और फिर अदर वर्ड, जो भी अदर वर्ड है, ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड जो भी है, तो ये सिंगुलर हो जाएगा। अब देखो एक बात यहां पर ध्यान देने की है कि सर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर क्यों नहीं किया आपने? अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तब हमें वर्ब को सिंगुलर करने की जरूरत है। अब ये जो सिंगुलर है ना, उसके लिए हमने यहां पर डज लगा दिया। यहां पर हमने डज लगाकर इसको पहले ही सिंगुलर बना दिया है इसको। इसके बाद में जो वर्ब आएगी इसको कोडिंग पहले लगी और इसके बाद में जो वर्ब आएगी ना वो आ सकती है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर इंडेफिनिट है तो हमें वर्ब सिंगुलर लगानी है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब। तो हमने ये सिंगुलर वर्ब पहले ही लगा दी। अब एक बात का हमेशा ध्यान रखना, बहुत काम आएगा। जहां पर भी तुम्हें डू वर्ब दिखाई दे जाए, डू वर्ब, पूरी इंग्लिश की बात कर रहा हूं मैं, पूरी इंग्लिश में अगर डू वर्ब कहीं भी दिखाई दे जाए और उसके बाद में तुम्हें कोई वर्ब लगानी हो तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। फिर से सुनो, जहां भी डू वर्ब दिखाई दे जाए, डू से मतलब है डू, डज और डिड। डू वर्ब जहां भी दिखाई दे जाए उसके बाद में अगर हमें कोई वर्ब लगानी है तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? डू वर्ब के बाद में अगर नेक्स्ट वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म की आती है। अब
नेगेटिव हो गया, ठीक है। इसको इंटरोगेटिव में देख लेते हैं। इसका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव क्या होता है? प्रश्न करता है। जब भी प्रश्न किया जाता है तो वर्ब हेल्पिंग जो वर्ब है वो पहले आ जाएगी, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू, डज, ठीक है। डू डज के बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड, और अंत में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? हाँ, ठीक है। डू डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लग जाएगा, उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखनी है, वर्ब के बाद में अदर वर्ड लिखना है। अगर ये इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव बना दे हम, इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो हमें क्या करना है? इंटरोगेटिव है तो इसको प्रश्नवाचक बनाएंगे, मतलब शुरू में डू डज लिखेंगे, ठीक है। डू डज के बाद में वही सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में हमें लगाना है नोट। हम डू डज के साथ भी लगा सकते हैं नोट, ठीक है। उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड, ठीक है, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो ये 4 स्ट्रक्चर होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है। वीडियो आराम पॉज करके देखिए। अब इसकी जो महत्वपूर्ण बात होती है, इसके स्ट्रक्चर से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इसके यूजेज अहम है, ध्यान रखना। अब मैं इसका एग्जाम्पल थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा देता हूं। देखो, जैसा कि हमें पता है कि इसमें वही सेंटेंस लिखे जाएंगे जो कार्य लंबे टाइम तक चलते हैं, ठीक है। इसमें वही कार्य आएंगे जो जिसको हमें लंबा बताना है, जिसको हमें रूटीन में लेना है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, आई ऑलवेज गो टू स्कूल। आई ऑलवेज गो टू स्कूल। तो देखो, ये एडवर्ब ऑफ टाइम शो कर रही है, ठीक है। तो ये एडवर्ब है, तो इस एडवर्ब से क्या पता चला? हमें ये पता चला कि मैं हमेशा विद्यालय जाता हूं, मैं रोज विद्यालय जाता हूं। तो ऑलवेज लगाने से अगर हम एडवर्ब लगा दें इसमें, तो एडवर्ब लगाने से सेंटेंस एम्फेसाइज हो जाता है, सेंटेंस से एम्फेटिक हो जाता है सेंटेंस, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? आई ऑलवेज गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूं रोज। तो देखो, विद्यालय रोज जाता है तो रूटीन का कार्य हो गया, लंबे टाइम तक चलेगा, ठीक है। तो ऐसे कार्य इसमें आते हैं। मैं इसको ऐसे कभी भी नहीं लिख सकता। मान लो अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, आई एम ऑलवेज गोइंग टू स्कूल, ऐसे लिखूंगा क्या? मैं हमेशा विद्यालय जा रहा हूं। ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा कि कॉन्टिन्यूअस का यूज हम उसी कंडीशन में करते हैं जब कार्य बोलने के वक्त जारी हो। और दूसरी बात, उसने पहले ही बता दिया भाई ये कार्य तो रोज होता है, तो जो कार्य रोज होता है उसको कॉन्टिन्यूअस में कैसे लिख सकते हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जो प्रेजेंट जो इंडेफिनिट है उसमें ऐसे कार्य आते हैं जो लंबे टाइम तक चलते हैं, ठीक है। तो और लिखता हूं एग्जाम। तो ये सेंटेंस किस लिए इनकरेक्ट हो गया? क्योंकि ये परमानेंट एक्शन नहीं है, ये परमानेंट एक्शन नहीं है। लिखता हूं। मैंने लिख दिया द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है। देखो, सन का राइज हो रहा है पूर्व में।
अब यहां पर मुझे हमेशा ये बोलने की जरूरत है क्या, एवरीडे, सूर्य रोज पूर्व में उदय होता है, ऐसे सेंटेंस में मजा नहीं आएगा ना। सबको पता है भाई ये तो रोज ही होता है, ये कार्य पहले भी होता था, अब भी होता है, आगे भी होता रहेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें वही सेंटेंस लिखने हैं जो सेंटेंस लंबे समय तक चले, ठीक है ना। हाँ जी, क्या कहा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वही सेंटेंस लिखा जाता है, वही एक्शन आते हैं जो कार्य बहुत लंबे समय तक चलते हैं, जिनका डेफिनेट नहीं होता, जिनके बारे में हमें डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती कि ये कार्य कितना चलेगा। ठीक है, आई टेक टी इन द मॉर्निंग डेली। मैं रोज सुबह चाय पीता हूं, तो ये मेरा हैबिट है। हैबिट नहीं चेंज हो सकता, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज हैबिट चेंज नहीं हो सकता है मेरे भाई, हैबिट चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है वो क्या है कि ये एक्शन परमानेंट एक्शन है। इस एक्शन में हमें वैसी वर्ब लिखनी पड़ती है जो लंबे टाइम तक चले, ऐसे कार्य बताने पड़ते हैं जो लंबे टाइम तक चले। देखिए एक्सेप्शन कुछ भी नहीं होता, अपवाद कुछ भी नहीं है। इंग्लिश में कॉन्सेप्ट चलते हैं, रूल्स नहीं चलते। जैसे हिंदी में कॉन्सेप्ट चलते हैं ना, वैसे ही इंग्लिश में कॉन्सेप्ट चलते हैं। उसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए। एक इंग्लिश में एक एक्सेप्शन देखा होगा, जो कि एक्सेप्शन तो है नहीं, क्या कि ऐसी कुछ वर्ब होती है जिसमें हम आईएनजी नहीं लगा सकते। अगर हमने उसको आईएनजी लगा दिया तो वो गड़बड़ हो जाएगा। इसको हम कंटिन्यूअस में देखेंगे, लेकिन अभी नॉर्मल इंफॉर्मेशन बता रहा हूं ऐसा क्यों होता है। हमने देखा जैसे एक दो वर्ब लिख दिया हमने, एक तो नो वर्ब है, एक लव वर्ब है। ठीक है, नो और लव वर्ब से हम समझते हैं। मैंने सेंटेंस को ऐसे लिख दिया, आई एम नोविंग यू, कंटिन्यूअस बना दिया इसको, आई एम नोविंग यू। इसका मतलब हो गया मैं तुम्हें जान रहा हूं। अरे क्या बोल रहा है, क्या जान रहा है मुझे? सेंटेंस का मीनिंग नेगेटिव हो गया। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो मेरा कोई रिलेटिव है, वो काफी दिनों के बाद आया और उसने मुझे ऐसे पूछा, बेटा मुझे पहचाना? तो मैं उससे क्या बोलूंगा, हाँ मैं आपको जान रहा हूं। अरे क्या जान रहा है, अरे क्या जान रहा है? जानने का मतलब क्या है? जान रहा हूं नहीं, जानता हूं। इसका मतलब क्या है कि मैं आपको पहले भी जानता था और अब भी जानता हूं और आगे भी जानता रहूंगा। इसका मतलब ये है अभी मैं जान रहा हूं, थोड़ी देर बाद में भूल जाऊंगा। लव से लेते मैंने इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दिया, आई एम लविंग यू, आई एम लविंग यू, आई एम लविंग यू। क्या मतलब हो गया इसका? मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूं। अभी प्यार कर रहा है, थोड़ी देर बाद बंद कर देगा। हा? तो ये जो लव ऐसी फीलिंग है, ये ऐसी थॉट होती है, ये जो लंबे टाइम तक चलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज। इसीलिए हमने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में डाला है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, आई नो यू, आई नो यू और आई लव यू। ठीक है, तो आई लव यू से क्या मतलब है, मैं तुम्हें पहले भी प्यार करता था, अब भी करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। इसका मतलब क्या है, मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से जानता हूं। इस विषय पर हम कंटिन्यूअस में जरूर चर्चा करेंगे एक बार। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बेझिझक बिना डरे हुए पूछा करो। आपके जो डाउट्स है आप हमें अपने एक्सेप्शन बताओ, हम उसको कॉन्सेप्ट में परिवर्तन कर देंगे। क्योंकि जहां तक मुझे पता है, जहां तक मेरे गुरु ने मुझे पढ़ाया है कि एक्सेप्शन कुछ भी नहीं होता, सारी चीजें कॉन्सेप्ट है। इंग्लिश कॉन्सेप्चुअल लैंग्वेज है। जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट होते हैं उतनी ज्यादा इंग्लिश कंफ्यूजिंग लगती है। तो अगर हम कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से समझ लें, अगर हम कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट के तरीके से देखेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम कॉन्सेप्ट को रूल्स के या जैसे बोलते हो एक्सेप्शन के तरीके से देखेंगे तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, फिर से मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।